आइए, नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका ज्योग्राफी क्लास में। अभी देखिए, ज्योग्राफी की क्लास में मैंने जो भी टॉपिक आप लोगों से शेयर किया है उसमें बीच में कुछ डिसकंटिन्यूटी आ गई थी। अब फिर से आते हैं हम टॉपिक पे। देखिए, टॉपिक क्या था। तो समुद्र विज्ञान का टॉपिक शुरू हुआ था। समुद्र विज्ञान का टॉपिक शुरू हुआ था और उसमें हमने सबसे पहला चैप्टर आपको बताया था। तो सबसे पहला चैप्टर क्या था? तो सबसे पहला चैप्टर था ओशनिक स्ट्रक्चर। यानी कल जो हमने आपको बताया था वो ओशनिक स्ट्रक्चर था, जिसमें समुद्र के स्थलाकृतियों के बारे में चर्चा हुई थी और कहाँ कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं उसके बारे में आपसे चर्चा हुई थी। आज जो टॉपिक है वो छोटा सा टॉपिक है, ओशनिक टेम्परेचर है। तो हेडिंग दीजिए समुद्री तापमान, ओशनिक टेम्परेचर। हम आते हैं अब ओशनिक टेम्परेचर में। समुद्री तापमान, ओशनिक टेम्परेचर, समुद्री तापमान, ओशनिक टेम्परेचर, समुद्री तापमान इसको कहते हैं हिंदी में। अब जरा देखिए, ये जो मैंने बताया था आपको कल, आपको याद होगा मैंने क्या स्ट्रक्चर दिया था समुद्र का। वो स्ट्रक्चर फिर से बनाइए। ये स्ट्रक्चर था, आपको याद होगा। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया था जिसमें सारे स्थलाकृतियों के बारे में बताया था कि समुद्र में कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती हैं, इसके बारे में आपसे चर्चा हुई थी। तो ये बीच वाला पार्ट जो समुद्र का पार्ट है, पानी भर दीजिए इसमें। ये पानी का क्षेत्र है। ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको क्या कहा था कि ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जैसे सूरज की रोशनी, पृथ्वी पे एनर्जी का सोर्स एक ही है, वो है सन। सूरज की रोशनी अगर नीचे पड़ रही है यानी समुद्र के ऊपर, तो मैंने आपको कहा था कि कहाँ तक ये रोशनी नीचे जाती है। तो कहाँ तक जाती है ये रोशनी नीचे? तो 200 फीट तक। यानी ये 200 फीट मैंने बताया था, सॉरी 200 मीटर, 200 मीटर, मीटर का यह क्षेत्र कहलाता क्या है? तो मैंने कहा था 200 मीटर का यह जो क्षेत्र है, ऊपर वाला जो क्षेत्र है, इसको हमने क्या नाम दिया था? फोटोस्फेयर, प्रकाश मंडल का क्षेत्र है ये। समझे ना? ये प्रकाश मंडल का क्षेत्र है, प्रकाश मंडल का क्षेत्र है। ये प्रकाश मंडल का क्षेत्र है जिसको हम क्या कहते हैं? फोटोस्फेयर कहते हैं, फोटोस्फेयर कहते हैं। समझ रहे हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं इसको। लेकिन सनलाइट तो नीचे तक जाता है 200 मीटर तक। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जो सूरज की रोशनी है ये समुद्र की कितनी गहराई तक के पानी को गर्म कर पाता है? सनलाइट तो पहुंच जाता है नीचे, लेकिन 200 मीटर के नीचे आप जाएंगे तो समुद्र में अंधेरा मिलेगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि भाई ये जो सूरज की रोशनी है वो कितनी गहराई तक के पानी को गर्म कर पाता है, तो दो चीज होता है समुद्र में। एक फोटोस्फीयर, प्रकाश मंडल, और दूसरा एक चीज होता है जिसको कहते हैं थर्मोस्फीयर, ताप मंडल। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो ताप मंडल का क्षेत्र होता है, यानी कितने मीटर तक के पानी को गर्म कर पाता है सन, तो ये ऊपर तक ही होता है और इसको हम कहते हैं थर्मोस्फेयर। तो ये सबसे ऊपर वाला जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ये ग्रीन वाला,
ये ऊपर वाला जो पानी गर्म होता है ये सिर्फ 25 मीटर तक का पानी गर्म होता है। आप देखेंगे तो ये जो 25 मीटर का ऊपर वाला पार्ट है, ये 25 मीटर का ऊपर वाला जो पार्ट है, इसको हम क्या कहेंगे? तो इसको आप कहेंगे थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर के नाम से जानते हैं। थर्मोस्फेयर का मतलब होता है तापमंडल, समझे? इसको कहते हैं तापमंडल, थर्मोस्फेयर। तापमंडल के नाम से इसको हम जानते हैं। अब देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो एरिया है, ये एरिया है, अगर मैं कहूँ कि समुद्र में जो तापमान होता है वो कितना होता है, तो ओशियनिक टेम्परेचर, अगर आपसे पूछा जाए ओशियनिक टेम्परेचर का मतलब होता है समुद्री तापमान, समझे? तो अगर आपसे पूछा जाए कि समुद्री तापमान कितना होता है, समुद्री तापमान कितना होता है, तो समुद्री तापमान जो औसत होता है वो याद रखिएगा समुद्र का 17 डिग्री सेल्सियस है। 17 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो औसत समुद्र का तापमान है। लेकिन जाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि समुद्र में हर जगह तो टेम्परेचर एक जैसा रहेगा नहीं, कहीं ज़्यादा हो सकता है, कहीं कम हो सकता है। जैसे अगर ध्रुव पे चले जाए, पोलर एरिया में चले जाएं ध्रुवों पे, तो वहाँ पे माइनस से भी नीचे चला जाता है टेम्परेचर समुद्र का। और कहीं आप इधर चले आए तो यहाँ पे 25-26 भी हो जाता है समुद्र का टेम्परेचर। तो जो औसत टेम्परेचर है, अगर आपसे पूछा जाए कितना है, तो 17 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है। अब दो तरह की चीज़ें हैं। अब पहले ये देखिए कि कहीं का तापमान ज़्यादा होता है, कहीं का तापमान कम होता है। जैसे आप समुद्र में चले गए, प्रशांत महासागर में चले गए, ठीक है, और जहाज़ लेके आप जा रहे हैं, और समुद्र में पानी को जगह जगह आप क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं कि कितना इसका तापमान है समुद्र के पानी का। तो एक जगह आपको मिलता है कि जो टेम्परेचर है यहाँ पे, ये है 18 डिग्री सेल्सियस। एक जगह फिर आपको मिलता है कि 18 डिग्री सेल्सियस यहाँ का भी टेम्परेचर है, और एक जगह फिर से मिलता है कि 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ का भी है। तो बहुत जगह का टेम्परेचर आप देख रहे हैं जहाँ का 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको मिल रहा है। अब अगर मैं कहूँ कि वैसे जगहों को मिला दीजिए जहाँ का टेम्परेचर समान है। जैसे मैप में अगर मैं कहूँ कि समुद्र में वैसे क्षेत्रों को मिलाना है जहाँ का टेम्परेचर समान है, समझ गए? तो उस लाइन को, इस लाइन को हम कहेंगे आइसोथर्मल लाइन, जिसको हम क्या कहते हैं, समताप रेखा, समझे? आइसोथर्मल लाइन कहते हैं, समताप रेखा कहते हैं, आइसोथर्मल लाइन समताप रेखा कहते हैं, समझ गए? तो इसको आप नोट कर लीजिए। औसत टेम्परेचर 17 डिग्री होता है, और समुद्र में वहाँ पे जहाँ पे तापमान समान है, अगर उन सारे क्षेत्रों को मिला दिया जाए तो उसको आइसोथर्मल लाइन कहेंगे, समझ गए? तो ये आइसोथर्मल लाइन, द लाइन ज्वाइनिंग इक्वल टेम्परेचर जोन इज कॉल्ड आइसोथर्मल, समझ गए?
आइसोथर्मल लाइन उसको हम नाम देते हैं। अब जरा देखिए, अब इस चीज को मैं मिटा रहा हूं, देखिए जरा। ठीक है, अब आइए देखिए, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि समुद्र का वार्षिक तापांतर, दैनिक तापांतर क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, दैनिक तापांतर किसको कहते हैं। दैनिक तापांतर, इसको इंग्लिश में कहते हैं डायरूनल टेम्परेचर वेरिएशन। दैनिक तापांतर किसको कहते हैं। तो अगर मैं कहूं कि समुद्र में या फिर स्थल पे, पहले तो समुद्र की बात कीजिए। दैनिक तापांतर का मतलब होता है कि दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर और रात के मिनिमम टेम्परेचर के बीच का अंतर क्या कहलाता है, दैनिक तापांतर। जैसे दिन दिन में अगर मैं दिल्ली में हूं तो दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर कब रिकॉर्ड किया जाता है, 2 से 3 बजे के बीच में, समझ गए, यानी 3 बजे मान लीजिए दोपहर का। और रात का मिनिमम टेम्परेचर 3 बजे रात में या सुबह में, आप देखिएगा। तो इन दोनों के बीच का अंतर तो स्थल में ज्यादा होता है, लेकिन याद रखिएगा समुद्र में अगर पूछा जाए कि पृथ्वी में किस जगह दैनिक तापांतर बिल्कुल नगण्य होता है, निग्लिजिबल होता है, तो वो होता है समुद्र में। दैनिक तापांतर क्या होता है, निग्लिजिबल, यानी नगण्य होता है। यानी इसको नगण्य कह सकते हैं आप, निग्लिजिबल, नगण्य होता है, यानी नाम मात्र का होता है। तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा दैनिक तापांतर कहाँ का रिकॉर्ड किया जाता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो सबसे ज्यादा दैनिक तापांतर पृथ्वी पे रेगिस्तानी एरिया में या ट्रॉपिकल एरिड रीजन, एरिड रीजन किसको कहते हैं, शुष्क क्षेत्र को, जैसे रेगिस्तान है, थार मरुस्थल है, उसका टेम्परेचर क्या होगा, सबसे दैनिक तापांतर उसका क्या होगा, सबसे ज्यादा होता है। और समुद्री क्षेत्र का सबसे कम होता है। समुद्री क्षेत्र का दैनिक तापांतर नगण्य होता है, निग्लिजिबल। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। अब दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, तो दूसरा पॉइंट देखिए, वार्षिक तापांतर। जैसे दूसरा पॉइंट है वार्षिक तापांतर, समुद्री क्षेत्र का वार्षिक तापांतर क्या होता है, वार्षिक तापांतर क्या होता है समुद्री क्षेत्र का वार्षिक, एनुअल टेम्परेचर वेरिएशन, एनुअल टेम्परेचर वेरिएशन। तो एनुअल टेम्परेचर वेरिएशंस का मतलब क्या हुआ कि वर्ष में, जैसे 12 महीने में किस महीने में समुद्र का तापमान सबसे ज्यादा होता है और किस महीने में समुद्र का तापमान सबसे कम होता है, उसी को हम वार्षिक तापांतर कहते हैं। तो
तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, समुद्र में अगस्त महीने में, समुद्र में जो अगस्त का महीना है, अगस्त में, अगस्त महीने में मैक्सिमम होता है टेम्परेचर, समझ गए, मैक्सिमम अगस्त में, अगस्त महीने में ये टेम्परेचर मैक्सिमम होता है। और याद रखिएगा फरवरी के महीने में, फरवरी, फरवरी के महीने में ये सबसे मिनिमम होता है, मिनिमम सबसे कम होता है। किसका टेम्परेचर? समुद्र का टेम्परेचर, समझ गए। तो वार्षिक तापांतर अगर आप देखेंगे तो समुद्र में मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का डिफरेंस होता है, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का डिफरेंस होता है। दूसरा एक और चीज बता दूं, जैसे छोटा सागर है, छोटा सागर जैसे मान लीजिए कि भूमध्य सागर है, या काला सागर है, या फिर कैस्पियन सागर है, या डेड सी है, समझ रहे हैं ना। तो अगर जितना छोटा समुद्र होगा उसका वार्षिक तापांतर उतना ज्यादा होता है, समझ गए ना। जितना छोटा समुद्र होगा उसका दैनिक तापांतर, सॉरी वार्षिक तापांतर उतना ज्यादा होता है, उतना ज्यादा होता है, समझ गए। जैसे रूम सागर, रूम सागर किसको कहते हैं? भूमध्य सागर को। तो भूमध्य सागर का जो वार्षिक तापांतर है वो अटलांटिक महासागर से ज्यादा होगा। उसी तरह से जितने ओपन सी होंगे, ओपन सी किसको कहते हैं? जो बहुत बड़े बड़े सी हैं, जैसे अटलांटिक महासागर है, या फिर इंडियन ओशियन है, या फिर खुले का मतलब स्थल से घिरा हुआ नहीं है, जैसे चीन सागर है, जापान सागर है। इन सब का जो वार्षिक तापांतर होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा तुलना में जो स्थल से घिरे हुए समुद्र हैं, जैसे काला सागर है, कैस्पियन सागर है, या फिर भूमध्य सागर है। इन सब का वार्षिक तापांतर ज्यादा होता है। अब जरा देखिए नेक्स्ट, अब जरा देखिए इस ग्लोब पे हम आपको बताते हैं। अब देखिए पृथ्वी है, और मैंने आपसे कहा कि पृथ्वी में 71% क्षेत्र में आपका समुद्र फैला हुआ है। तो समुद्र फैला हुआ है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो इक्वेटर है, 0 डिग्री इक्वेटर है, इस एरिया में मैंने आपको कहा था कि वर्ष भर टेम्परेचर ज्यादा होता है ना। मैंने क्या कहा था कि एक ऐसा एरिया जहां सालों भर बारिश होती है, वो कौन सा एरिया है? तो ये एरिया है 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच का, समझ गया। ये यहाँ वर्ष भर वर्षा होती है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे वर्षा अगर ज्यादा होती है तो समुद्र के तापमान को बढ़ने देगा? नहीं बढ़ने देगा। इसलिए याद रखिएगा इक्वेटोरियल रीजन में या विषुवत रेखीय क्षेत्र में टेम्परेचर कम हो जाता है, जिसका मुख्य कारण क्या है? एंड हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, यानी सालों भर बारिश होती रहती है वहां पे। लेकिन याद रखिएगा जैसे जैसे आप इस एरिया के ऊपर जाएंगे, पोलर एरिया की तरफ या नीचे जाएंगे, टेम्परेचर क्या होगा? घटता चला जाता है। लेकिन इसके बावजूद आपको याद होगा मैंने एक बेल्ट बताया था पृथ्वी में, पृथ्वी में ये बेल्ट बताया था,
ये बेल्ट, ये बेल्ट कौन सा बेल्ट है? तो सब ट्रॉपिकल बेल्ट है। सब ट्रॉपिकल बेल्ट किसको कहते हैं? तो 30 टू 35 डिग्री नॉर्थ और 30 टू 35 डिग्री साउथ। तो अब अगर मैं कहूं कि ये दोनों क्षेत्र है, यहां पे समुद्र का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है। तो याद रखिएगा, मैंने आपको कहा था कि स्थल पे भी सबसे ज्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड कहां पे किया जाता है? तो स्थल पे भी टेम्परेचर सबसे ज्यादा कहां पे रिकॉर्ड किया जाएगा? तो सब ट्रॉपिकल बेल्ट 30 से 35 डिग्री के बीच का यह क्षेत्र। तो इस क्षेत्र में समुद्र का तापमान सबसे ज्यादा होता है। समुद्री तापमान यहां सर्वाधिक होता है, यहां सर्वाधिक होता है। जैसे यहां पे फारस की खाड़ी है, फारस की खाड़ी, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं गल्फ ऑफ पर्सियन, गल्फ ऑफ पर्सियन। तो गल्फ ऑफ पर्सियन, फारस की खाड़ी का टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, 40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर है। दूसरे नंबर पे यहां पे लाल सागर है, लाल सागर। तो लाल सागर जिसको रेड सी कहते हैं, इसका भी टेम्परेचर ज्यादा है, 39 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है समुद्र का। तो कहा जाता है इस क्षेत्र में, यानी ये वाला जो क्षेत्र है सब ट्रॉपिकल रीजन, इसमें समुद्र का टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, समुद्र का टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर इस बेल्ट में होता है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे, इससे ऊपर अगर आप चले जाएं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जाता है। इसलिए याद रखिएगा, पोलर एरिया में जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं, उस जैसे जैसे हम जाते हैं वैसे वैसे तापमान में गिरावट आती चली जाती है। तो एज वी गो टुवर्ड्स द पोलर रीजन द टेम्परेचर डिक्रीजेज। अब आप मुझे बताइए, अब आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि नीचे ज्यादा महाद्वीप है या ऊपर ज्यादा महाद्वीप है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि नीचे ज्यादा महाद्वीप है या ऊपर ज्यादा महाद्वीप है, तो आप कहेंगे सर ऊपर ज्यादा महाद्वीप है। इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि जो आइसोथर्मल लाइन है, जो आइसोथर्मल लाइन किसको कहते हैं? यानी समान तापमान वाली रेखाएं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ऊपर ज्यादा स्थल है और स्थल और समुद्र दोनों है, स्थल और समुद्र दोनों है, तो ये जो आइसोथर्मल लाइन होगी, ये जो आइसोथर्मल लाइन जिसको समान लवणता समान तापमान वाली रेखा कहे थे, समताप रेखा कहे थे, ये किधर टेढ़ी मेढ़ी होगी? उत्तरी गोलार्ध में टेढ़ी मेढ़ी होगी या नीचे दक्षिणी गोलार्ध में टेढ़ी मेढ़ी होगी? नीचे समुद्र ज्यादा है, ऊपर क्या है? ऊपर क्या है? स्थल और समुद्र दोनों है। तो देखिए, स्थल का तापमान क्या होता है, एकाएक बढ़ जाता है। समुद्र का तापमान स्थिर रहता है, बहुत देर में बढ़ता है, या फिर दिन भर टेम्परेचर बढ़ता रहे, मिलता रहे, फिर शाम में जाके गर्म होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे ही स्थल से समुद्र की तरफ आएंगे तो आइसोथर्मल लाइन मुड़ जाएगी। इसका मतलब स्थल और समुद्र जहां है बहुत ज्यादा, वहां ये जो आइसोथर्मल लाइन होगी वो जिगजैग हो जाएगी। तो अगर मैं पूछूं ये जिगजैग टेढ़ी मेढ़ी आइसोथर्मल लाइन किधर होगी, नॉर्थ हेमिस्फीयर में या साउथ हेमिस्फीयर में? तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में। तो याद रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में जितनी भी समताप रेखाएं होती हैं वो टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में जो समताप रेखाएं होंगी वो लगभग सीधी सीधी होती हैं, समानांतर होती हैं। इसका मुख्य कारण है कि समुद्र का फैलाव। अब समुद्र एक जैसा है, संरचना एक जैसी है, तो टेम्परेचर भी समान मिल रहा है, तो आइसोथर्मल लाइन भी सीधी सीधी हो जाती है। समझ गया ना? अब सीधी सीधी होती, ये सारा क्वेश्चंस पूछा जाता है आपसे।
समझ में आ रहा है सब? अब आइए ध्रुवीय क्षेत्रों में। ध्रुवीय क्षेत्रों में हम थोड़ा बात करते हैं पोलर रीजन में। पोलर रीजन में क्या होता है, यहां देखिए पहले क्या होता है, मुझे बताइए। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ का सरफेस का टेम्परेचर तो ठीक है, औसत हमने कहा कि 17 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक है, औसत, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। लेकिन अगर मैं कहूं कि जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाएंगे गहराई में, समुद्र के गहराई में, वैसे वैसे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है या घटता चला जाता है, तो घटेगा। और घटते 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 समुद्री नितल पे या बॉटम कहते हैं जिसको, एकदम तल पे, एकदम नीचे गहराई में, यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर कितना रिकॉर्ड किया जाएगा, तो याद रखिएगा यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर होता है 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ रिकॉर्ड किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ 4 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है। 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ होता है, 4 डिग्री। क्यों? क्योंकि 4 डिग्री के बाद वाटर की डेंसिटी क्या होगी, कम होने लगती है, बर्फ बनने लगता है। और आप जानते हैं जैसे ही बर्फ बनेगा ये ऊपर आ जाएगा तैर के, और समुद्र ऊपर से जमना शुरू हो जाता है। तो आप देखिए क्या होता है समुद्री क्षेत्र में, सॉरी ध्रुवीय क्षेत्र में क्या होगा। ध्रुवीय क्षेत्र में सपोज कीजिए अंटार्कटिका के ऊपर आप खड़े हैं, तो अंटार्कटिका के ऊपर समुद्र जमा हुआ है, या आर्कटिक रीजन में ग्रीनलैंड, आइसलैंड जो समुद्र है वहां पे आर्कटिक ओशियन जमा हुआ होता है। लेकिन आप देखेंगे कि उसी बर्फ के नीचे मछलियां तैर रही होती हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर में टेम्परेचर माइनस में है, लेकिन नीचे टेम्परेचर क्या है, 0 से ऊपर है। इसका मतलब है कि वहां टेम्परेचर उन मछलियों के लिए ठीक है, जमा नहीं है। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे पोलर एरिया में आप गहराई की तरफ जाते हैं, कुछ नीचे की तरफ जाते हैं, टेम्परेचर स्लाइटली क्या होता है, इंक्रीज होता है। समझ गए? टेम्परेचर स्लाइटली इंक्रीज होता जाएगा। तो इसलिए पूछा जाता है कि ध्रुवीय क्षेत्र में लंबवत अगर ऊपर से नीचे गहराई की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, तो टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। समझ गए? तो टेम्परेचर ये बढ़ता चला जाता है। तो ये आपका टेम्परेचर है। इस ये जो सारे फैक्ट्स हमने दिए ओशनिक टेम्परेचर का, इसको याद करते रहिएगा। और ओशनिक टेम्परेचर ये छोटा सा टॉपिक है जो बहुत कम पूछा जाता है, कभी कभार पूछ दिया जाता है, तो आप इसको रिकॉर्ड कीजिएगा। तो ओशनिक टेम्परेचर आज यहीं समाप्त होता है, इसको कॉपी कीजिए। और नेक्स्ट क्लास जो ओशनिक सैलिनिटी की होगी वो कंडक्ट हम कराएंगे। तो आज की सभा यहीं समाप्त होती है। थैंक यू वेरी मच।